Welcome students to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th Political Science second book chapter number 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और आज क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि कई सालों से रिपीट होते हुए आ रहे हैं और हो सकता है आपके इस साल के एग्जाम के अंदर भी रिपीट हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बता रखा है कि द्विराष्ट्रीय का सिद्धांत क्या था। इसका मतलब बताइए कि दो राष्ट्रीय का सिद्धांत क्या मतलब है। तो देखिए द्विराष्ट्रीय के सिद्धांत के अनुसार दो राष्ट्रों का निर्माण, इस सिंपल मतलब निकल रहा है दो राष्ट्रों का निर्माण भारत विभाजन के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान एक नए राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, मुस्लिमों के लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण करना जो कि भारत विभाजन के द्वारा होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, आज़ादी की लड़ाई के समय किन दो बातों पर सभी सहमत थे। पहला तो यही था कि सरकार लोकतंत्र तरीकों से कार्य करेगी, यानी लोकतंत्र तरीकों से कार्य तो करेगी और उस वैसे कार्य करेगी जिसके अंदर जनता भी इन्वॉल्व रहेगी, यानी वो अपना कैंडिडेट खुद चुन सकेगी। राइट। सेकंड ये है कि सरकार सभी वर्गों की भलाई के लिए कार्य करेगी, यानी सरकार का जो कार्य होगा वो सामाजिक स्तर पर होगा, किसी भी एक वर्ग के लिए नहीं होगा, समानता के हिसाब से होगा। जो भी फायदा पहुंचेगा हर वर्ग को पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो किसी को नहीं पहुंचेगा। तो इस स्तर पे ये दो पॉइंट थे जिस पर सभी सहमत थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी आंदोलनकारी का हो। राइट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देखिए महात्मा गांधी के अनुसार 15 अगस्त 1947 खुशी और गम दोनों का दिन क्यों माना गया है या क्यों कहते थे वो। तो देखिए इसका आंसर तो सिंपल यही है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिली परंतु उसके साथ ही भारत का विभाजन भी हो गया, इसलिए ये दिन भारत के लिए खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। राइट। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 4 कि महाराजा बोधचंद्र सिंह और निज़ाम दोनों किन राज्यों से संबंधित हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि मणिपुर के महाराजा राजा बोधचंद्र सिंह और हैदराबाद के शासक निज़ाम। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, उसको देखते हैं। तो देखिए भारत विभाजन के उत्तरदायी के कारण लिखिए, यानी भारत का जो विभाजन हुआ वो आखिर क्यों हुआ। तो देखिए पहला उत्तरदायी तो यही है कि ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति, ये सबसे बड़ा कारण था। सेकंड ये मुस्लिम लीग की भूमिका। थर्ड पाकिस्तान निर्माण की मांग और फोर्थ आता हमारे पास तख्तकालीन कारण। राइट। तो ये फोर्थ कारण है हमारा, ये 4 नंबर के प्रश्न में आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें अगर आप 4 पॉइंट लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सन 1947 में हुए भारत विभाजन के परिणाम लिखिए, यानी भारत का विभाजन तो हो गया, अब क्या परिणाम हुए उसके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये है कि जनसंख्या स्थानांतरण, यानी जनसंख्या का काफ़ी ज़्यादा स्थानांतरण होने लगा, यहाँ की जनता वहाँ जाने लगी, वहाँ की जनता यहाँ आने लगी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दोनों और के अल्पसंख्यकों की समस्या, यानी उस और जो अल्पसंख्यक थे और इस और जो अल्पसंख्यक थे दोनों को ही परेशानियों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल में आ गए थे उस समय पे। थर्ड आता है औरतों और बच्चों का शोषण हुआ उस समय पे काफ़ी ज़्यादा इस सारी सिचुएशन के अंदर। एंड देन फोर्थ आता है हमारे पास सरकारी संपत्तियों का बंटवारा, कि विभाजन के साथ साथ सरकारी संपत्तियाँ भी जो थी उनका भी बंटवारा किया गया था। तो ये थे हमारा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना हेतु किए गए भारतीय संविधान के 2 तरीके बताइए। यानी कि हमने ये तो चुन लिया था कि हम लोकतंत्र तरीके से चलेंगे, समानता पर आधारित विकास करेंगे, बट हमने संविधान के तौर पर कौन से 2 तरीके अपनाए हैं। 2 कोई कारण लिखने, अपनाए तो बहुत सारे थे बट 2 कोई कारण लिखने। देखिए पहला तो ये है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना की हमने, जो कि हमारे संविधान में लिखा था। सेकंड ये बहुदलीय शासन पद्धति को अपनाया, यानी किसी एक पार्टी को हमने महत्व नहीं दिया, जो खड़ा होगा जो लड़ेगा इलेक्शन वो जीत जाएगा, तो हमने बहुदलीय शासन पद्धति को अपनाया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन की स्थापना क्यों की गई और कोई 2 कारण लिखिए। यानी 1953 के अंदर जो राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई थी, राज्यों के ऊपर जो मांग उठ रही थी, उसके कोई 2 कारण है। तो पहला कारण तो यही है हमारा कि स्वतंत्र पूर्व कांग्रेस पार्टी व प्रमुख नेताओं द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण पर सहमति हो गई थी। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी की भी भाषाई आधार पर सहमति, और सेकंड ये कि तेलुगी भाषा राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री राम लुलू की मृत्यु भी हो गई थी भूख हड़ताल के चलते। तो ये थे हमारे
क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आता हुआ आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, देखिए उसको, कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो स्वतंत्रता के समय पे जो भारत के समक्ष 3 चुनौतियां आई थी, उसमें सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी एकता और अखंडता की चुनौती। एकता और अखंडता की चुनौती कैसे आई? क्योंकि देखिए भारत अपने आकार के हिसाब से किसी महादेश से कम नहीं था। भारत बहुत बड़ा था और साथ ही इसके अंदर कई सारी जातियों के लोग मानने वाले रहते हैं, कई जातियों के लोग, कई धर्म के लोग, कई सारे वर्गों के लोग रहा करते हैं। तो उन सभी को एकजुट रखना, एक अखंडता के अंदर रखना, कोई विभाजन ना हो। पाकिस्तान तो सर स्टार्टिंग के अंदर हो गया था 14 अगस्त को, मगर पाकिस्तान के बाद कोई विभाजन ना हो हमारे देश के अंदर, सभी वर्ग एक इकट्ठा होकर रहे। तो ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। सरकारों को ऐसे काम परफॉर्म करने थे जो कि हमारी अखंडता बरकरार रहे, राइट। सेकंड आता है लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि आज़ादी की लड़ाई के समय पे जो सभी की सहमति थी कि हम अपने देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करेंगे, तो अब वो समय आ चुका था कि उस सहमति को अब अपने कामों में लाया जाए, यानी लोकतंत्र को अब एक्चुअल में स्थापित किया जाए। तो जैसा कि अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन आया था इससे पहले कि लोकतंत्र की स्थापना भी कर दी गई थी, यानी बहुदलीय शासन को अपनाया गया था, और साथ ही जितनी भी हमारी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं थी उन सभी को अपनाकर अपने देश को रन करने चले गए थे हमारे सब लीडर्स। थर्ड आता है हमारे पास समानता पर आधारित विकास करना, यानी कि हमारे विकास का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि वो सभी वर्गों के लिए समान हो, इसका फायदा किसी बहुसंख्यक दल को ना पहुंचे या किसी अल्पसंख्यक दल को ना पहुंचे। जो भी हमारे देश के अंदर विकास हो रहा है, जो भी एम्प्लॉयमेंट्स निकल रही है, कोई भी नौकरी निकल रही है, तो उसका जो बेनिफिट है वो सभी के लिए हो, किसी एक वर्ग के लिए ना हो। तो ये हमारा काम था, थर्ड मोटिव था हमारा। पहला मोटिव तो यही था कि हमारे एकता अखंडता बरकरार रहे, दूसरा ये था कि लोकतंत्र स्थापित रहे, और तीसरे बात आ जाती है हमारे विकास की, यानी जब ये दोनों कंप्लीट हो गए तो विकास आ गया। तो विकास में क्या था कि सभी वर्गों को बेनिफिट पहुंचे, किसी एक वर्ग पर्टिकुलर वर्ग को ना पहुंचे। तो हमारा ऐसा विकास होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम के अंदर। अब बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। तो रजवाड़ों के संदर्भ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन का? देखिए जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर अलग अलग रियासतें हुआ करती थी उस समय पे जब भारत आज़ाद हुआ, तो 565 रियासत थी भारत में। अब वो जो रियासत थी तो उनको ये आज़ादी मिली हुई थी कि अगर आप चाहो तो अपना अलग देश घोषित कर लो, अगर आप चाहो तो भारत के साथ मिल जाओ, अगर आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ। मगर भारत के लीडर्स ने ये सोचा कि अगर हमारा देश की सारी रियासतों ने ये सोच लिया कि हम अपना अलग देश घोषित करेंगे, क्योंकि सभी हर कोई चाहता है कि हमारा अलग देश हो, तो इसी तरीके से भारत के तो 565 टुकड़े हो जाएंगे। तो जितनी हमारी भारत सरकार थी ना, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसकी जिम्मेदारी सौंपी कि आप ये काम परफॉर्म करें, और साथ ही क्या करें, इन सभी जो रियासतें हैं, रजवाड़ हैं, इनको हमारे भारत की संघ के अंदर मिलाएं। तो एक सहमति पत्र तैयार किया गया जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस बोला गया, जिनको रियासतों को, रजवाड़ों को समझा बुझाकर भारतीय संघ के अंदर मिलाया जाता था, उनको हस्ताक्षर करने पड़ते थे इसके ऊपर। तो ये देशी रियासतों भारतीय संघ में विलय हेतु सहमति पत्र था, जिसके ऊपर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ करते थे और भारतीय संघ के अंदर मिल जाया करता था। तो ये थे हमारे कुछ टाइम। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको करना है, ठीक है। तो देखिए हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। तो ये इसकी पूरी जो थ्योरी है, पूरा जो स्टोरी है वो आपको लिखनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है और चेक करवानी है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे भेज सकते हैं, अदरवाइज इसका हिंट दे देते हैं हम। तो हैदराबाद जो थी वो पूरे भारत देश के अंदर सबसे बड़ी रियासत थी, जिसके शासक को निज़ाम कहा जाता था। वहाँ के राजा का नाम निज़ाम नहीं था, वहाँ के शासक को ही निज़ाम कहा जाता था। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हुई थी वो मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, इन जैसी रियासतों को मिलाने में भारत को सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई। इन्होंने आखिर तलक अपने भारतीय संघ के अंदर मिलने से साफ इनकार कर दिया था कि हम अगर रहेंगे तो अलग रहेंगे, नहीं तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो ये हैदराबाद का शासक, यानी कि हैदराबाद के शासक जो निज़ाम थे, वो भारतीय संघ के अंदर आखिर कैसे मिल गए, तो वो आपको यहाँ सिद्ध करना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और आप इनको घर प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, या फिर आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर अपलोड करूंगा। अदरवाइज आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।